नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ हूं कैपिटल खबर चैनल के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हम इस पर हम इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी से बातचीत करते हैं जो समसामयिक मुद्दे होते हैं और आज का हमारा मुद्दा है झारखंड चुनाव। हमने इससे पहले भी एक बार झारखंड चुनाव पर चर्चा की और आप लोगों ने इसे काफी पसंद किया है। जो मुद्दे हमने उठाए, जो बात हमने कही, काफी आप लोगों को पसंद आई है। और आज हम झारखंड चुनाव की दूसरी कड़ी लेकर के आपके सामने हैं। और जैसा आप सबको पता है कि झारखंड में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और काफी संकेत मिले हैं इससे। कुछ सबसे बड़ी बात तो ये कि जो वोटिंग हुआ है, जो वोटिंग हुई है, वो करीब 66% से ज्यादा वोटिंग हुई है और पिछले बार जो वोटिंग हुई थी उससे करीब करीब 2 से 3% ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके अलावा एक और बात की, जो इलेक्शन कमीशन का जो बयान आया है कि शहरी क्षेत्रों में तो वोटिंग उसके उम्मीद के अनुसार नहीं हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग के लिए ज्यादा उत्साह देखा गया। तो ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न इस बार नजर आया है, वोटिंग में उत्साह ज्यादा होना ग्रामीण क्षेत्रों में। और खास बात यह है कि जिन 15 जिलों में करीब करीब 15,334 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए थे, इनमें आधे से ज्यादा जो संवेदनशील माने जाते रहे हैं और इसीलिए झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो नक्सल प्रभावित भी रहा है, खास करके जहां पहले चरण में वोटिंग हुई है। तो सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि इन सिचुएशन में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है इस बार, उसके क्या मायने निकाले जाए। देखिए, वोटिंग परसेंटेज के दो फैक्टर्स हैं। एक तो वोटिंग परसेंटेजेस करके बढ़ा है कि जो जो नक्सल थ्रेट जो है वो अब झारखंड में लगभग खत्म हो चुका है। नक्सल थ्रेट जो था वो खत्म हो चुका है और जैसे आपने बताया 15,500 का फिगर दिया था कि जिसमें कि जो 15,334 बूथ्स पे वोट डाले वोटिंग हुई और उसमें से आधे से ज्यादा संवेदनशील माने गए। और जो जी गुमला, खूंटी, पलामू, ये सब इलाके जो जी थे, एक जमाने में बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा ये इलाके मतलब माओइस्ट अफेक्टेड इलाके थे। जी मुझे बिल्कुल याद है बिल्कुल। कि मैं एक जमाने में वहाँ चुनाव कवर करने गया था और माओइस्टों ने बंद का कॉल दिया था, तो मुझे जाना ही था गुमला। तो मेरे जो होस्ट थे उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि गाड़ी को पक्की सड़क से नीचे मत उतारिएगा और लैंड जी माइंस का बिल्कुल। थ्रेट डल। जी जी। लेकिन इस बार जो फिगर्स आई हैं, इलेक्शन कमीशन का जो फिगर आया है, उस फिगर में एक बात और है कि मात्र 950 बूथ ऐसे थे जहां पर कि सनसेट के पहले वोटिंग को कंप्लीट कराया गया। मतलब कि अर्लियर देन अदर 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 बूथ्स जी कराया गया। जी जी और इन बूथों पर भी कहीं पर भी कोई जो है सो कोई मतलब वायलेंस की खबर नहीं आई है। ना जी बॉयकट को लोगों ने ना लोगों ने बॉयकट के कॉल को अहमियत दी है। दूसरी जी जो सबसे बड़ी बात जो है, जो बिल्कुल कोर एरिया कहा जाता है नक्सल मूवमेंट का, बिल्कुल कोर एरिया, वो जी गढ़वा, बिल्कुल। जी, पलामू में गढ़वा, गढ़वा। चतरा। जी गढ़वा के अंदर बुढ़ा पहाड़ करके एक इलाका है जो कि उनका बिल्कुल, जी जी जो कहते हैं कि जो उनका बिल्कुल गैरिसन एरिया, जी किले, वहां बुढ़ा पहाड़ में भी इस बार मतलब बूथ बनाया गया और वहां भी वोटिंग हुई और वहां भी कोई बैलेंस नहीं हुआ। तो जी ये तो सबसे पहले मतलब कि इलेक्शन कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बधाई का पात्र है कि जी उन्होंने बिल्कुल। नक्सल इन्फ्लुएंस को इस बार के वोटिंग में कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया है। वैसे ये भी गौर करने वाली बात है कि जो कुछ जो पार्टियां जो सिंपैथाइज करती थी नक्सल मूवमेंट्स के साथ, वो मेन स्ट्रीम में भी आ गई हैं। और उसमें जी CPI-ML जो है वो मेरे ख्याल से 4 या 5 सीट पे चुनाव भी लड़ रही है इस चुनाव में, जी इस इलेक्शन में। तो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ नक्सल मूवमेंट और प्लस गवर्नमेंट का अपना जो गवर्नमेंट मशीनरी का अपना जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है, ये दोनों चीजें ने मिल करके नक्सल इन्फ्लुएंस को इस चुनाव में तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली नक्सल इन्फ्लुएंस के खत्म होने से रूरल एरिया में तो वोटिंग बहुत गड़ गई, लेकिन अर्बन एरियाज में बहुत ही खराब वोटिंग रही है। जी रांची जी में रांची में लोएस्ट जो स्टेट कैपिटल है और जहां पर की सारी राजनीति का चर्चा वहीं होती होगी, बैठ करके मेन रोड के रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में बैठ के चर्चा होती होगी, वहां जी पर 52% पोलिंग, जमशेदपुर में 56-57% पोलिंग। तो जी जहां पर रूरल एरियाज में 76%, 77%, 80% वोटिंग हो रहा है, बिल्कुल। सरायकेला खरसवान जो कि और सिमडेगा, जी जी गुमला,
खूंटी, ये इलाके जो कि बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो लोहरदगा, जो लोहरदगा का इलाका जो काफी नक्सल प्रभावित माना जाता है, वहां पर 73% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और ऐसी स्थिति में सबसे कम अर्बन वोटिंग हुई वो हजारीबाग में रही, करीब 62% के आसपास। जी हाँ, तो अर्बन वोटर्स का बाहर ना निकलना, जबकि जो झारखंड के जो अर्बन आइकॉन्स हैं, मैंने पॉलिटिशियन के अलावा महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़े, मतलब हाँ, वो भी झारखंड के वोट जो, डालने गए थे। जी वो भी वोट डालने गए थे, उन्होंने भी वोट डाला। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के लोग उदासीन क्यों हैं वोट डालने के लिए, ये सोचने वाली बात है कि वहाँ के लोग इसके प्रति उदासीन क्यों हैं। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इस तरह के जो वोटिंग पैटर्न का जो डिवाइड है रूरल झारखंड और अर्बन झारखंड के बीच में, इसके ऊपर तो मतलब चर्चा करने की जरूरत हम लोग को होगी, मेरा ऐसा जी मानना है। जी, बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं। क्योंकि मुझे भी याद है, जब हम लोग भी जब रिपोर्टिंग करते थे और इन इलाकों में काफी घूमे भी हैं हम लोग, तो उस समय खौफ होता था जिस समय वोट डाले जाते थे। तो सब में खौफ होता था, खासकर जो पोलिंग पार्टी जाती थी वो डरती रहती थी। और इवन एडमिनिस्ट्रेशन भी, मैं आपको जो मेरा अपना अनुभव रहा है कि जो चुनाव का जो समय होता था उससे काफी पहले वोटिंग खत्म कर लेता था। हालांकि आधिकारिक तौर पर वोटिंग नहीं खत्म की जाती थी, लेकिन प्रशासन ये मानता था कि जितनी जल्दी वोटिंग खत्म करके पोलिंग पार्टी को सुरक्षित निकाल दिया जाए इन इलाकों से, वो ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसा कोई चुनाव नहीं बीतता था जहां पर कि नक्सली हिंसा की घटनाएं नहीं होती थी, बल्कि अखबारों की हेडिंग लगती थी, पहला चरण नक्सली। अ, तो उस इस ऐसे बार इस ऐसी बार हालात। इस बार हेडलाइन बिल्कुल विपरीत है। और इस बार जी हेडलाइन में उन्होंने कहा है कि मतलब कि जो ब्रिस्क पोलिंग की बात की है, और जैसे हाँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का बड़ा अच्छा हेडलाइन है कि 66.8% जो पोलिंग हुआ है इन हम्म। इन फर्स्ट फेज झारखंड वर्सेस 63 पॉइंट जो भी परसेंट था इन इन 2019। तो जी इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दिल्ली के अपने एडिशन में ये हेडलाइन दिया है, और ये भी एक सवाल उठा रहा है कि जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, इस पोलिंग परसेंटेज बढ़ने के पीछे एक तो वो इंडिकेट कर रहा है कि नक्सल इन्फ्लुएंस कम हो गया है, और दूसरा वो सवाल ही पूछ रहा है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है इसका फायदा किसको होगा, जी क्योंकि बीजेपी पिछले चुनाव में 2019 में यहीं से चुनाव हारी थी, इसी फेज से चुनाव हारी थी। जी। यहाँ पर जो सीटें जो चुनाव में जो गई हैं, आज जो 43 सीटें जो चुनाव में गई हैं, इसमें हम्म। पिछले फेज में जेएमएम को 17 सीटें आई थी, और हम्म। कांग्रेस को 9 सीटें आई थी। जी मतलब 26 सीट यहाँ पर इन अलायंस को आया था, और बीजेपी जी को 12 सीटें आई थी। तो जी 14 सीट का लीड उस समय यहाँ से लिया था अलायंस ने। और जी जो कोल्हन डिवीजन में जो 14 सीट 14 सीट कोल्हान डिवीजन की बीजेपी हार गई थी 2014 के चुनाव में, 2000 सॉरी जी 2019 के विधानसभा चुनाव में। जी। अब हाँ, जो चर्चा का विषय ये है कि भाई जो ये कोल्हान में जो वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा है, सरायकेला वगैरह में आप देखिए बहुत बहुत वोटिंग जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा है वोटिंग परसेंटेज। तो हम्म। लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे क्या दो बातें हो सकती हैं। एक तो चंपई सोरेन फैक्टर हो सकता है कि चंपई सोरेन चूंकि वहां के लीडर हैं, वहीं से वो जीतते आए हैं, और वहां से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर है, आज के तारीख में वो बीजेपी में। हम्म। इनफैक्ट एक गौर करने वाली बात यह है कि जब से जब से झारखंड राज्य बना, तब से जितने मुख्यमंत्री हुए, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन को छोड़ करके इस समय सारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा में। जी। बाबूलाल मरांडी हो, मधु कोड़ा हो, या चंपई सोरेन हो, या रघुवर रघुवर दास दास गवर्नर है लेकिन भाजपा में ही है, उनकी बहू भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रही पूर्णिमा है। दास की चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, तो ये सारे मुख्यमंत्री इस समय उस तरफ ही हैं। और जो कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि इन सारे मुख्यमंत्रियों को एक एक सीट दे दिया गया है कि उसमें वो बिजी रहें और एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करें, ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की है। जी आ, तो तो ये अब फैक्टर देखने वाला, एक तो लोग जो बीजेपी के जो लोग समर्थक हैं वो कहते हैं कि चंपई सोरेन के आने से, अब चंपई सोरेन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े नेता हैं चंपई सोरेन की जी इतना ज्यादा वोटिंग पार्टी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जी। अब और सेकंड खासकर फैक्टर वो हेमंत। ये कहते हैं कि जी जो वुमेन वोटर्स का टर्नआउट भी
मतलब 20 रहा है मेल वोटर्स से इस बार के चुनाव में। तो क्या जी यहाँ पर वो जो जो वुमेन को जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बातें की जा रही हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो ऑलरेडी दे रहा है। मैया 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 वैसे बता दूं, जो मैया जो बिहार में मैया वो तो माँ माई, जी और मैया जो जी झारखंड में वो बेटी। तो ये शब्द का थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दे दूं, मैया और मैया में क्या अंतर है। तो ये मैया जो है वो जैसे जो कि मैया शब्द उसी तरह से जैसे कि बिहार में भोजपुर में मतलब बुच्ची, बच्चे के लिए जी बुच्ची शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हाँ तो इसी हाँ तरह मैया मैया का शब्द। और बेटी, बीजेपी का जो बेटी रोटी का जो वो ऑफर है उनको कि हम आपको इतना 2,500 रुपया देंगे महीने का। जी बिल्कुल और बिल्कुल कल्पना, हमने पिछले बार डिस्कशन में कल्पना सोरेन के बारे में बात किया था कि कल्पना सोरेन ने इस मैया योजना को लेकर के बिल्कुल ट्राइबल बेल्ट पे गांव तक जाकर के उन्होंने चुनाव जी प्रचार किया था। और चुनाव और ये उसका भी इफेक्ट हो सकता है। तो कोल्हान डिवीजन में मैं ये कहूंगा कि बीजेपी ने गेन करना है यहाँ पर, हम्म, और जेएमएम ने लूज करना है यहाँ पर। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक फाइट है यहाँ पर। जो जीत हार जी का निर्णय जो इस इलाके में जो होना है, ये यहाँ पर जो वहाँ के मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं और जो मेरा अपना आकलन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी लड़ाई खूब अच्छी लड़ाई लड़ी है। लेकिन मैं ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं कह सकता। कांग्रेस पार्टी का जो जो भाजपा जो है, उसने वहां पर चुनाव एक रीजनल मुद्दों पर रीजनल पार्टी की तरह लड़ा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आई एम सॉरी टू से, वो वो एक लेगार्ड है। इस हम्म, अलायंस में वो एक लेगार्ड है। इतने सीटों पर वो चुनाव लड़ रहा है, मेरे ख्याल से वो उन्हें जो है सो 30 सीटों पर टिकट दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए। कुछ तो हम्म, यहाँ पर है, 14-15 सीट यहाँ पर है, बाकी सीट उधर है। तो इसमें तो उनका परफॉर्मेंस बड़ा लेगार्ड परफॉर्मेंस रहा कि एक तो उनके नेताओं का, शीर्ष नेताओं का पार्टिसिपेशन, उनकी रैलीज, उनका उनका जो दखल, उनका वो महाराष्ट्र में ज्यादा फोकस रहे हैं, यहाँ पर कम फोकस रहे हम्म, हैं। मे भी एक अंडरस्टैंडिंग भी हो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को लीड करने दिया जाए। लेकिन जो जी उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो द्वंद्व है, जो मुझे बताया गया कि आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन राहुल गांधी के जो बहुत इनइफेक्टिव पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, जिनसे केसी वेणुगोपाल, जिनसे हरियाणा नहीं संभला और जिनसे झारखंड भी नहीं संभला। वो झारखंड में आए थे, एक मीटिंग की थी, उस मीटिंग में कहते हैं क्या, जुत्तम पैजार जो आप कहते हैं जो शब्द का, वो हो जी गया उस मीटिंग के अंदर। और उनको मीटिंग में इज्जत बचा करके बाहर निकलना पड़ा, जाना पड़ा। तो जब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केसी वेणुगोपाल, जो कि राहुल गांधी के बाद उनका स्थान पार्टी में माना जाता है हायरार्की में, मतलब कि आप जी हो जो हो, लेकिन कहते हैं ना राहुल गांधी के आईज एंड ईयर्स वही है। जब उनके उनके प्रेजेंस में जब इस तरह का इनडिसिप्लिन है पार्टी के अंदर, तो वो लड़ाई भी क्या लड़ाई होगी। जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन है, लोग बताते हैं, जो बंटवारा है, हालांकि उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे। एक पुराने ओबीसी लीडर को उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, सब कुछ किया है। लेकिन समहाउ एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि कांग्रेस जो है सो जिस पैशन जिस पैशन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव को लड़ा है, हम्म, जिस पैशन के साथ भाजपा ने इस चुनाव को लड़ा है, उस पैशन के साथ कांग्रेस इस चुनाव में पार्टिसिपेट अभी तक तो नहीं किया है। अब अगले जी 7 दिन में जो संथाल परगना का एरिया है, जहां पर कांग्रेस को ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ सीट्स वहां भी लड़नी है, संथाल हम्म, परगना और कोयलांचल का एरिया है, वहां पर वो कितना इफेक्टिवली चुनाव लड़ती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जी इस फेज में मेरा जो अपना जो समझ है, आकलन है, कि अगर इस फेज में महागठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, अगर वो, देखिए, महागठबंधन में 2 पार्टियां और हैं, एमसीसी और आरजेडी, लेकिन ये लिमिटेड जी नंबर ऑफ सीट्स रही हैं। ये इनके एरियाज जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, वो 50% सीट्स तो रिटेन कर ही लेंगी। 50 से बढ़ हम्म, गई तो 75% सीट रिटेन कर लिया। लेकिन कांग्रेस को यहाँ पे जो है सो इनको 10 सीटों पर इनको यहाँ पर जो है सो लड़ना है, जीत। अब उसमें जितनी सीट झारखंड में आपको पता है कि बहुत नैरो, मतलब कि कुल बिल्कुल 40 सीट पे डिसाइड होता है कि जी कौन है। और बिल्कुल पिछली बार भी इनके गठबंधन को 45-46 सीटें थी। जी तो बिल्कुल ऐसी बिल्कुल स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी ने, मतलब कि अगर परफॉर्म नहीं किया,
तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पैशनेटली जो वो लड़ाई लड़े हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब कि अफेक्टेड हो जाएगा, नंबर एक। और इस बात को भाजपा भी समझ रही है, इस बात को भाजपा भी समझ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस खराब चुनाव लड़ रही है। तो जी प्रधानमंत्री जी जहां भी भाषण दे रहे हैं, झारखंड में भाषण दे रहे हैं, तो उन्होंने बड़े ही स्मार्टली इस बात को कहा कि कांग्रेस को बाहर कीजिए। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ बहुत खुलकर नहीं बोल रहे, जितना वो खुल करके कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस को बाहर कीजिए, कांग्रेस लूट की पार्टी है, कांग्रेस ये वो। तो पास्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के साथ मिलकर के वहां पर जो है जी सो बिल्कुल। सरकार बनाई है। तो जी कहीं बिल्कुल। ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, त्रिशंकु असेंबली में ऐसी स्थिति ना हो जाए और वो कहीं मतलब कोई एक तीसरा ही फॉर्मेशन बन करके वहां वहां सरकार ना बन जाए। जी इसलिए और कांग्रेस को इस तरह के एम्बैरसमेंट से बचना है, अगर कांग्रेस को इस तरह के एम्बैरसमेंट से अगर बचना है तो उसे चुनाव बड़े दमखम के साथ लड़ना पड़ेगा। फर्स्ट फेज में जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो बहुत ही मतलब सराहनीय नहीं कहा जा सकता, राजा निंदनीय कहा जा सकता है। जी। डॉक्टर अजय कुमार वहाँ कांग्रेस में है, रहते हैं और संभालते भी हैं। एक समय में काफी अच्छे प्रशासनिक अधिकारी माने जाते थे। अभी आपको लगता है कि उनके रहने से कुछ फर्क पड़ता है? अजय कुमार के टैलेंट को मेरे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कभी बहुत यूज नहीं कर पाई। अजय कुमार, आपको याद होगा कि वो इनिशियली मेरे ख्याल से बाबूलाल मरांडी की पार्टी से राजनीति में आए थे और उन्होंने अर्जुन मुंडा को लोकसभा के चुनाव में हराया था। जी फिर उसके बाद बिल्कुल। वो कांग्रेस में आ गया, उन्हें कांग्रेस का वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। और वो हम्म। जो जूतम पैजार में उनकी पिटाई उटाई भी हो गई थी एक बार, और उसके बाद उन्होंने पार्टी से रिजाइन भी कर दिया था और बाहर भी चले गए थे कि मुझे हम्म। ह्यूमिलिएट किया गया। फिर उनको राहुल गांधी वापस लेकर के आए हैं। तो वो अपनी एक लड़ाई तो लड़ रहे हैं, एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, जमशेदपुर में चुनाव लड़ रहे हैं और रघुवर दास की बहू के खिलाफ, पूर्णिमा साहू जी। के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी। और ये बड़ी ही प्रेस्टिजियस लड़ाई हो गई है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार उनकी बहू लड़ रही है और इधर से ये चुनाव अजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। एक समय था जब अजय कुमार चूंकि वहाँ के एसएसपी रहे हैं जमशेदपुर के, जी उनको और खास उनका तौर एक पर वहाँ भेजा गया था। वहाँ एक समय था ऐसा भी जब वो अजय कुमार जी, अ, अजय कुमार को जी। चूंकि वहाँ के एसएसपी रहे हैं और बाद में रिजाइन करके उन्होंने टाटा के साथ वहाँ जमशेदपुर में काम भी किया था, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साथ। तो जो टाटा समुदाय का भी एक, जैसे जो कहते हैं ना ओवरटली, ऐसा लगता है कि वो भी एक गुडविल उनके साथ होगा। वहाँ पर उड़िया, अजय कुमार उड़ीसा को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर उड़िया समाज के भी काफी लोग रहते हैं। आपको पता नहीं इस बात याद है या नहीं याद है, जब बहुत साल पहले जब भाजपा में कुछ ही लोग जीता करते थे, उस जमाने में जमशेदपुर से भाजपा का कैंडिडेट जीता था, उनका नाम था रुद्र प्रताप सारंगी, जो कि जी। उड़िया समाज के थे। तो ये बॉर्डर हम्म। का इलाका है, उड़िया समाज के ही बहुत लोग हैं, तो अजय कुमार को उड़िया समाज के भी सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन होगी। और जो उनको कहीं जो अर्बन वोट है, जो टिपिकल इंडस्ट्रियल बेल्ट का वोट है, उसकी भी उनको एक्सपेक्टेशन होगी। तो ये सारी चीजों पर खेल रहे हैं, तो वो अपनी लड़ाई लड़ लें, अपनी लड़ाई जीत लें। अगर वो अपनी लड़ाई जीत लेते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा ही शुभ संकेत होगा, क्योंकि वो व्यक्ति एक ऐसा है जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के लड़ करके जीत सकती है। देखने जी वाली बात यह है कि उसकी जड़ खोदने के लिए कांग्रेस के ही कितने लोग लगे हुए हैं, ये भी देखने वाली बात होगी कि उनको हरवाने के लिए भी आई एम वेरी श्योर कांग्रेस पार्टी में बहुत लोग नहीं चाहेंगे, जो एक पेटी पॉलिटिक्स होती है कि उनको जीतने दिया जाए, और उनके जड़ को खोदने के लिए भी काफी लोग वहां पर लगे हुए होंगे। जी। कांग्रेस कभी उस तरीके से झारखंड में सत्ता में आ भी नहीं पाई है, हमेशा सपोर्टिव पार्टी के रूप में ही रही है। और बाकी जैसा भी आप बता भी रहे थे कि झारखंड के राजनीतिक समीकरणों को समझना बड़ा जटिल भी रहता है। वहां कब कौन किसके साथ मिल जाएगा, कब किसकी सरकार बन जाएगी। मधु कोड़ा किस्सा हमें याद ही है, जब एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गया था। तो इन हालातों में झारखंड को समझना वाकई बड़ा मुश्किल रहता है। मैं आपको बड़ा एक वाक्य बताता हूँ, मधु कोड़ा, राजनीति कैसे पलटती है। मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री थे, इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री थे, और
बाबू आप्टे करके बहुत दिन तक बीजेपी के एक प्रचारक नेता वहाँ एक्टिव थे, और मधु कोड़ा उनसे बहुत ये थे, फिर बाद में वो कांग्रेस के इस पर वो बन गए थे। मधु कोड़ा शुरू से ही वैसे भाजपा कैडर का आदमी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री उनको कांग्रेस पार्टी ने बनाया, ये भी फैक्ट है। तो उस समय ये बात होगी मेरे ख्याल से 2008-9 के चुनाव की, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात होगी, और उस समय मधु कोड़ा से भाजपा के कुछ लोग जो वहाँ गए थे, जो कि भाजपा सिंपथाइजर थे, 2008-9 की बात कर रहा हूँ मैं, और भैरव सिंह शेखावत प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे एनडीए की तरफ से। वो लोग मधु कोड़ा से मिलने, उन्होंने कर्टसी कॉल लेने से ही मना कर दिया था एज चीफ मिनिस्टर। उनको इतना डर लगता था कि पता नहीं कांग्रेस पार्टी को पता लगेगा तो मेरी कुर्सी खींच देगी, और मधु कोड़ा को भाजपा ने जेल भेजा। मधु कोड़ा के सारे स्कैम्स को भाजपा ने आउट किया, बताया, और आज मधु कोड़ा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, वो उनके टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो अब जैसे आपने कहा, झारखंड में तो राजनीति के कई रूप, कई पलटते हैं, कई लोग, तो लेट अस सी, मतलब लेकिन मुझे जो लगता है कि आज के फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद ये बात बिल्कुल है, सामने है कि भाजपा भी बहुत पैशनेटली चुनाव लड़ रही है, और जेएमएम भी बहुत पैशनेटली चुनाव लड़ रही है। ये दोनों मेन पार्टियां बहुत, अब इनके जो एलाइज हैं, जो आजसू है और इधर जो कांग्रेस पार्टी है, ये लोग कितने इफेक्टिवली अपने सीटों पे चुनाव लड़ते हैं और क्या कंट्रीब्यूट कर पाते हैं अलायंस की विक्ट्री की तरफ, ये देखने वाली, समझने वाली बात होगी। पिछली बार इस इलाके में हालांकि सीटें ज्यादा जेएमएम ने, अलायंस ने जीती थी, लेकिन वोटिंग मार्जिन बड़ा कम था। बीजेपी की जो हार हुई थी तो उसमें वोटिंग मार्जिन काफी कम रहा था। और अभी जो चुनाव हुए हैं, जो पास मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान वगैरह में, वहां पर देखा गया कि आदिवासी इलाकों में बीजेपी को बढ़त मिली है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है इस बार यहाँ इन इलाकों में, तो आपको लगता है कि कुछ बीजेपी को फायदा हो सकता है इसका? देखिए, यही तो देखने वाली बात है कि 3% वोटिंग जो बढ़ा है, वो 3% वोटिंग चंपई सोरेन के नाम पे बढ़ा या कल्पना सोरेन के नाम पे बढ़ा है। यही हमने जो चर्चा की शुरुआत में यही बात कही कि ये जो 3% वोटिंग बढ़ा है रूरल एरियाज में, तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ये तो 3% तक कंसोलिडेटेड वोटिंग है ना, जिसमें अर्बन एरिया के भी वोट्स हैं, रूरल अंदर बहुत ही बढ़ गया है। तो ये जो है वो आदिवासी जो है ये, और लेकिन झारखंड इज डिफरेंट फ्रॉम, एक तो आप राजस्थान के ट्राइबल को झारखंड के ट्राइबल से नहीं कंपेयर कर सकते। राजस्थान का ट्राइबल इज नॉट झारखंड का ट्राइबल। छत्तीसगढ़ से कुछ हद तक आप इसको जोड़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ से कुछ हद तक जोड़ सकते हैं, लेकिन वो भी एक डिफरेंट प्रोपोजिशन है ऑल टुगेदर। वहाँ पर ट्राइबल लोग राजा लोग रहे, दिलीप सिंह जूदेव वगैरह जो है राजा लोग रहे, ट्राइबल लोग। और यहाँ का ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो सही मायने में जो है सो वो एक जो पर्टिकुलर जो नेग्रॉयड रेस के जो ट्राइबल लोग जो यहाँ पर हैं, वो तो झारखंड में कंसंट्रेटेड है, और यहाँ पर वो लोग जो है सो ज्यादा फोकस्ड है। ये देखने वाली और समझने वाली बात है। लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि आरएसएस भी वहां जमीनी स्तर पर काफी काम करता रहता है, और इसका फायदा मिलता है, जाहिर सी बात है, बीजेपी को। बिल्कुल, मतलब आरएसएस तो बहुत ही एक्टिव है, और मुझे कोई, अगर बीजेपी, मेरा तो ये मानना है कि ये अगर वोट परसेंटेज बीजेपी के फेवर में बढ़ा है, तो ये कोई चंपई सोरेन का फैक्टर तो हो ही नहीं सकता। ये तो आरएसएस के जो वनवासी परिषद के लोग जो हैं, उस तरह के जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो लोग सालों से काम कर रहे हैं इन इलाकों में, ये उन लोगों की मेहनत होगी, जो आरएसएस के जो कार्डर जो इस समय एक्टिव हैं, खास करके जो ट्राइबल्स के बीच में साल के 12 महीने काम करते रहते हैं, इन लोगों का ही इन्फ्लुएंस, इन लोगों का ही हार्डवर्क होगा, जिसने, अगर बीजेपी के फेवर में अगर ये परसेंटेज बढ़ाया तो इन लोगों ने बढ़ाया होगा। चंपई सोरेन एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी या एक अपने लड़के की कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि जब वो पार्टी छोड़कर गए तो कोई एक भी आदमी एमएलए उनके साथ तो गया नहीं, अकेले ही गए पार्टी छोड़ करके। तो ऐसी स्थिति में तो ये जो वनवासी परिषद और जनजातीय परिषद के जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, शिशु मंदिर का एक चेन है, शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर का एक चेन है, उसके जो लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, उन लोगों का ही इन्फ्लुएंस होगा, जो कि बीजेपी की यहाँ पर जबरदस्त मदद करेगा।
अगर बीजेपी इस इलाके में चुनाव निकालने में सफल रहती है तो। जी, और जाहिर सी बात है अगर इस इलाके में सफलता मिलती है तो सरकार बनाने में सफलता मिलने की पूरी संभावना रहती है। बिल्कुल। और कुछ और बड़े नाम भी रहे यहाँ से, ऐसे जैसे बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही थी जो एक्स सीएम मधु कोड़ा की पत्नी रही हैं, पूर्णिमा दास कर ने बताया कि जो रघुवर दास की बहू रही है वो लड़ रही हैं, राज्यसभा सांसद जो हैं महुआ माझी वो चुनाव लड़ रही है। तो इन चेहरों को आप कैसे देखते हैं, क्या इनके साथ होने की संभावना दिख रही है? पता नहीं, मुझे तो लगता है कि एक वो जो सीट जो इंटरेस्टिंग सीट मुझे जो इंटरेस्ट करती है वो तो जहां से वो पूर्णिमा लड़ रही हैं साहू जी, कुमार के तो खिलाफ अभी लड़ रही आपको पता है काफी डिटेल में बताएगा कुमार उसके के बारे खिलाफ में लड़ रही है, तो डिप्लोमेट वो में। एक इंटरेस्टिंग फाइट होगी। बाकी चंपई सोरेन या उनके बेटे की सीट जो है या मधु कोड़ा की बाबूलाल पत्नी की सोरेन सीट भी जो जो है, जी, बाबूला, वो सीटें तो उनकी पॉकेट बुरोज है और जी, वो सीटें तभी हारेंगे जबकि बिल्कुल ही अंडर करंट बहुत जबरदस्त उनके खिलाफ होगा। महुआ मांझी के बारे में कहा जाता है कि महुआ मांझी रांची से लड़ रही हैं। वो मांझी उनका टाइटल, लेकिन वो ट्राइबल नहीं है, वो शी इज बाय बर्थ है बंगाली, और रांची में जी, बंगाली पॉपुलेशन काफी अच्छा बंगाली पॉपुलेशन, तो बंगाली ट्राइबल कॉम्बिनेशन बना करके वो एक, बट लेट्स सी रांची भी लेकिन एक स्ट्रांग होल्ड रहा है उसका, क्या नाम है, बीजेपी जी, का स्ट्रांग होल्ड रहा है। बट लेट्स सी हाउ डज इट वर्क आउट। जी। तो ये जो शहरी पॉपुलेशन के का वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, तो आपको लग रहा है कि जो झारखंड की जो राजनीति है और उसके प्रति एक उदासीनता भी आ रही है लोगों में, लोगों को लग रहा है कि बहुत आपस की ही उठापट ज्यादा रहती है और विकास की बात कम हो पाती है, ऐसा कुछ? देखिए, चुनाव तो मतलब ये तो मेरे ख्याल से पैन इंडिया फेनोमेनन है कि रूरल एरियाज के लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं चुनाव में वोट डालने में, रादर देन अर्बन एरियाज के लोग। एंड आई एम वेरी श्योर इसमें कई लोग ऐसे होंगे रांची में, जमशेदपुर में, जिनके वोट यहाँ पर हैं लेकिन नौकरी करने के लिए कोई बैंक, जो परिवार के बच्चे होंगे और कोई नौकरी बेंगलोर में कर रहा होगा, कोई नौकरी कहीं कर रहा होगा, वो हाँ, वोट डालने वापस नहीं आ रहा होगा। तो ये एब्सेंटी जी, वोटर्स रहे होंगे जो वोट डालने नहीं आए होंगे, लेकिन और वो काफी अच्छे तादाद में होंगे क्योंकि माइग्रेशन तो बहुत ज्यादा है रांची में, जी, बिल्कुल जाहिर अर्बन सी एरिया में बात है। माइग्रेशन तो बहुत ज्यादा है। तो ये जो बच्चे हैं जो कि जगह जगह नौकरी करते हैं, हैदराबाद में हैं, बैंगलोर में हैं, दिल्ली में हैं, पुणे में हैं, तो ये सब जी, सब होंगे लोग, इनका भी एक अच्छा नंबर रहा होगा जो वोट डालने नहीं आए, जो वोट डालने के लिए घर नहीं आए होंगे, जी, ऐसा भी रहा बिल्कुल होगा। सही। जी, बिल्कुल। हाँ। और अब अगला चरण 20 तारीख को है, जहां पर बाकी सीटों के लिए चुनाव होने वाला है, फिर 23 को तो रिजल्ट ही आ जाएगा। तो अगले चरण के लिए भी कुछ आकलन आपका? संथाल परगना और कोयलांचल, जी, कोयलांचल जहां पर कि माफियाओं का पुराना जमाना, सूर्यदेव सिंह, जगलदेव सिंह, मेरे ख्याल से जी, सूर्यदेव खासकर सिंह परिवार से एक महिला चुनाव लड़ खासकर रही जो हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद तो बच्चा बैंक बच्चा ऑफ जानता है। वासेपुर जो है वो वहाँ पर चुनाव है, जी, कोयलांचल में चुनाव है, और हाँ, कोयलांचल में और दूसरा संथाल परगना में। संथाल जी, परगना भी जेएमएम और कांग्रेस का कॉम्बो, और यहाँ पर माइनॉरिटी वोट्स का बड़ा दखल रहता है, और हेमंता हम्म, बिश्वा शर्मा का जो पुश रहा है वो इन इलाकों में पुश रहा है कि वो जो है सो कि यहाँ पर वो आकर के अपना जो ये बटोगे और घटोगे वाला जो ये जो है जी, बटोगे तो वो कटोगे फॉर्मूला और कितना काम करता है कि जो जी, एनआरसी वाला फॉर्मूला है वो कितना काम करता है, वो यहाँ देखने वाली बात है। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था और मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि ये बहुत इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, और अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन चूंकि वहाँ जो सिराजुद्दौला के टाइम से वहाँ का बंगाली स्पीकिंग मुसलमान, बंगाली स्पीकिंग हिंदू, बंगाली स्पीकिंग, ऑलमोस्ट बंगाली स्पीकिंग ट्राइबल, संथाली भाषा तो बोलते हैं लेकिन बांग्ला के बहुत करीब है वो जो है सो। तो वो लोग कितना टूटेंगे, कितना उस नाम पे टूटेंगे, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कितना हो पाएगा वो तो वक्त बताएगा। ये जी, चैलेंज है बीजेपी का कि बीजेपी ने जो हिमंता बिश्वा शर्मा का जो फॉर्मूला है यहाँ कितना कामयाब होता है, ये देखने वाली बात है। प्लस अगले 2 दिन में आपको देखने को मिलेगा जब कैंपेन और जोर पकड़ेगा यहाँ पर, तो वो चीजें आपको देखने को हम्म, मिलेंगी। जी, प्लस यहाँ पर कोयलांचल में कोयला की रॉयल्टी वॉल्टी की बात कर रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, सेंटर कोयला की रॉयल्टी पे नहीं कर रही, नहीं कर रही, तो ठीक है, ये सब मुद्दे भी हैं, चलेंगे। जी, जी, चलिए, तो काफी
महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि चुनाव जो है वो बीजेपी वर्सेस जेएमएम ही ज्यादा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं बाहर से बैठ करके, मतलब मैदान में तो है लेकिन ट्वेल्थ मैन की तरह ज्यादा उसकी भूमिका नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर आपकी टीम का कोई प्लेयर खराब खेलता है तो जाहिर सी बात है कि उसका असर जो है वो टीम पे भी पड़ता है। तो खैर जो भी समीकरण है वो धीरे जल्दी सामने आ जाएंगे। एक चरण बचा हुआ 20 तारीख, फिर 23 तारीख को वोटिंग है, सॉरी काउंटिंग है, 20 तारीख को वोटिंग है। और 22 तारीख को झारखंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है, 24वां स्थापना दिवस। तो देखें 24वें साल में झारखंड में अब किसकी सरकार बनती है बिगड़ती है, तो जल्दी हमारे सामने होगा। हो सकता है कि अगर और मुद्दे हमारे पास रहे तो हम और भी झारखंड चुनाव पे भी चर्चा करेंगे ही, जाहिर सी बात है जी। तो दर्शकों से ये हमारी अपील है कि आप बने रहिए हमारे साथ, जैसे आपने हमारे पिछले प्रोग्राम को इतना प्यार दिया, इसे इतना देखा आपने, तो ऐसे ही ऐसे ही हम हमारा उत्साह और हम उत्साह बढ़ाते रहिए। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि जिन मुद्दों पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं हो पाती है उन मुद्दों को भी हम आप तक पहुंचा सके, आप उनको समझ सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की चर्चा के लिए। थैंक यू नमस्कार। अमित, थैंक यू, बहुत धन्यवाद।